हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। 3 पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये 4th पार्ट है। इससे पहले वाला जो पार्ट था पार्ट 3, उसमें मैंने आपको अलैंगिक जनन की जो विधियाँ थी वो बताई थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रीजनरेशन पुनरुद्भवन पढ़ाया था और मैंने आपको नोट्स भी अच्छी तरह से दिखाए थे। आई होप आपने अच्छी तरह से अपने नोट्स बनाए होंगे। आज ये आपका 4th पार्ट है, तो आज इसमें हम देखेंगे पौधों में अलैंगिक जनन। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन मार्त पौधे के कायिक भाग द्वारा नए पौधे का बनना ही कायिक जनन कहलाता है। नए पौधे आकारिकी और आनुवंशिक रूप से अपने मार्त पौधे के बिल्कुल समान होते हैं। इनके सभी गुण अपने मार्त पौधे के समान होते हैं। मार्त पौधे के वह भाग जो नए पौधे को बनाता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जो जल, तना या पत्ती हो सकता है। अब आता है कायिक जनन के प्रकार। निम्न श्रेणी के पौधों में कायिक जनन सामान्य रूप से देखा जा सकता है, किंतु उच्च श्रेणी के पौधों में यह 2 प्रकार से होता है। अब आ जाता है जो आपका कायिक जनन था वो 2 प्रकार का होता है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो पहला आ जाता है आपका प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा आता है आपका कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में क्या आता है, इसमें खुद ही पौधे का रूपांतरित भाग या कायिक प्रवर्ध अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। पौधे का कायिक भाग जड़, तना, पत्ती हो सकता है। प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां निम्न है, जैसे जड़ द्वारा, तने द्वारा होता है, पत्ती द्वारा या प्रकलिका द्वारा। ये मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी, पहले आप ये थोड़ा सा इस तरह से डायग्राम देख लें। जड़ द्वारा में जो उदाहरण आता है आपका शकरकंद, स्थावर, डहेलिया आता है। तने द्वारा में 2 टाइप का होता है, एक तो होता है शकरकंद तने द्वारा होता है भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना। भूमिगत तना में क्या होता है, जो भूमि के अंदर होता है। अर्धवायवीय तना क्या होता है, जिसका कुछ भाग हवा में और कुछ भाग स्तर पर होता है। भूमिगत तना का एग्जाम्पल आ जाएगा आपका कंद में आलू, प्रकंद में क्या जाएगा आपका अदरक या हल्दी, घनकंद में जाएगा आपका अरवी, शरककंद में क्या जाएगा प्याज, लहसुन और रजनीगंधा। अर्धवायवीय तना में आ जाएगा भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी जिसमें दूब घास, खट्टी बूटी। अंत्य भूस्तारी में पुदीना आ जाएगा। भूस्तारी में स्ट्रॉबेरी, भूस्तारिका में जलकुंभी। जलकुंभी किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधे जल के अंदर होते हैं। पत्ती द्वारा में जाएगा आपका जुबा का पौधा या बिगोनिया। प्रकलिका द्वारा, प्रकलिका क्या होती है, शाखाओं पर छोटी कलिका के रूप में एक संरचना निकलती है जिसे प्रकलिका कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका अगेव का पौधा। अब आगे आता है जड़ द्वारा, ठीक है ना। कुछ पौधों की जड़ों में अपस्थानिक कलिका पाई जाती है जिनसे नए पौधे का विकास होता है। उदाहरण शकरकंद या ढेलिया। ये इसका डायग्राम है, ये मैंने पेन से बनाया है। आई थिंक आपको ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये अपस्थानिक कलिका होती है। क्या लिखा है, ये अपस्थानिक कलिका। अब आ जाता है तने द्वारा। कायिक जनन है तो कुछ पौधों के तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होते हैं और उनसे नए पौधे का निर्माण होता है। रूपांतरित तने निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था भूमिगत तना और अर्धवायवीय तना। भूमिगत तना क्या होता है, कुछ पौधों के तने भूमिगत वृद्धि करते हैं और भोजन संग्रह करने वाले अंग में रूपांतरित हो जाते हैं। इन पर कक्षत कलिका पाई जाती है जो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। इनके उदाहरण निम्न है, जैसे आपका कंद आ जाता है। आलू के कंद में आंखें पाई जाती है और उनके मध्य में कक्षत कलिका पाई जाती है जो अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देता है। ये आपको आलू का डायग्राम बना लेना है। फिर आ जाता है प्रकृंद। भूमिगत तना मृदा में क्षैतिज या समांतर वृद्धि करता है। इन पर पर्व जिसे हम नोड्स कहते हैं और पर्वसंध्या इंटरनोड्स पाई जाती है जो शल्क पत्रों से ढकी होती है। इनमें कक्षत कलिका पाई जाती है। यह कक्षत कलिका अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। उदाहरण आ जाएगा इसका अदरक। तो यह आपको अदरक की स्ट्रक्चर बना लेनी है। फिर आ जाता है घनकंद। ये मृदा में ऊर्ध्व दिशा में वृद्धि करते हैं। इनमें पर्वसंध्या पर कक्षत कलिका पाई जाती है जो शल्क पत्रिकाओं द्वारा ढकी होती है। ये कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देती है। शल्ककंद में क्या आता है, शल्ककंद पौधे का वह भाग है जो भोजन संग्रह करके रसीले और गुद्देदार हो जाते हैं। इनमें शल्कपत्र पाए जाते हैं जिनमें कक्षत कलिका पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल आपका क्या था, लहसुन प्याज थे। तो आपको डायग्राम बना लेना है। तो ये आपका भूमिगत तना कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका अर्धवायवीय तना। ये डायग्राम जो है अर्धवायवीय तना के है। मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे अर्धवायवीय तना क्या होता है, इस प्रकार का तना भूमि की समांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है। इन पर पर्वसंध्या पाई जाती है जिनमें नई शाखाएं बनती है। पर्वसंध्या पर शाखाएं निकलती है जिनसे नया पौधा बनता है और ये निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट आ जाता है आपका ऊपरी भूस्थाई, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रनर। तो इन सब के डायग्राम में मैंने यहाँ पे ऊपर बनाए हैं, जैसे रनर ऑफ ग्रास, शकर ऑफ मिंट।
स्टोलन और ऑफसेट। तो ऊपरी भूस्थायी जनन में क्या आता है, ये पतली तथा विसर्जित होते हैं। इन पर पाए जाने वाले पर्व संधियों से जड़ों का विकास होता है, जिससे नए पौधे विकसित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिर आ गया जाता है आपका अंतः भूस्थारी शुगर ऑफ मिंट। यह तना ऊपरी भूस्थारी के समान ही होता है, किंतु भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता है। यह कुछ दूर तक समांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है और आगे चलकर इनकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें विकसित होती है, जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है। कुछ समय बाद नया पौधा मार्ग पौधे से अलग हो जाता है, वह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। फॉर एग्जाम्पल, पुदीना। फिर आ जाता है आपका भूस्थारी स्टोलन। ये मार्ग पौधे से वायव्य वृद्धि करते हैं तथा कई दिशाओं में निकलते हैं। इन पर पर्वसंधियां पाई जाती है, जो मार्ग पौधे से कुछ दूर पर एक नए पौधे को विकसित करती है और नया पौधा मार्ग पौधे से अलग हो जाता है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरी। भूस्थारिका में क्या जाता है आपका, यह जलीय पौधे में पाया जाता है। इनमें मार्ग पौधे से तना जल की सतह पर आगे वृद्धि करता है और इनकी पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती है और पत्तियों का समूह विकसित होता है, जिससे एक नया पौधा बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जलकुंभी। जैसे मैंने बताया था कि जल में पाया जाने वाला पौधा होता है। ठीक है ना। इन सब के जो डायग्राम थे चारों के, मैंने यहाँ पे बना रखे पहले, तो आप डायग्राम पहले ही बना सकते हो, बाद में बना सकते हो। फिर आगे आ जाता है आपका ये जड़ द्वारा, तो कंप्लीट हो जाता है। फिर आता है आपका पत्ती द्वारा। इन कुछ पौधों की पत्तियों पर पत्तियों की किनारी सतह पर कक्षित कलिकाएं पाई जाती है, जिनसे नए पौधे का विकास होता है। ये आपकी कक्षित कलिका होती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रायोफाइलम। फिर आ जाता है आपका प्रकलिका द्वारा। प्रकलिका मैंने आपको बताया था क्या होता है। कुछ पौधों की पुष्पकलिकाएं रूपांतरित होकर कायिक जनन में सहायता करती है। ये मात्र पौधे में पुष्पीय अक्ष पर लगे रहते हुए अंकुरित होती है तथा एक नए पौधे को जन्म देती है। फिर आता है आपका, अब आपका यहाँ तक कि प्राकृतिक कायिक जनन कंप्लीट हो जाता है, जो आपका फर्स्ट था। अब सेकंड आता है आपका कृत्रिम कायिक जनन। पौधों में कायिक जनन मनुष्य के द्वारा विभिन्न तरीकों से कराया जाता है। इस प्रकार से कायिक जनन मनुष्य द्वारा किया जाता है। कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है, जो मनुष्य द्वारा किया जाता है। कृत्रिम कायिक जनन की विधियां, फर्स्ट आती है आपकी कलम प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में वांछित पौधे की छोटे छोटे टहनियों को काट लिया जाता है, परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इन कटी हुई टहनियों पर कक्षित कलिका होना अनिवार्य है, क्योंकि कक्षित कलिका से ही नए पौधे का निर्माण होता है। यह टहनियां ही कलम कहलाती है। इन कटी हुई टहनियों को मृदा में काट दिया जाता है, मिट्टी में काट दिया जाता है, जिससे कुछ समय बाद नया पौधा विकसित होता है। कलम लगाने की प्रक्रिया कई पौधों में की जा सकती है, जैसे गुलाब, गुड़हल, कनेर, मनी प्लांट। तो क्या होता है, ये गुलाब की हम एक टहनी जो काट लेते हैं, जिसको हम कलम कहते हैं, उसे लगाकर नया पौधा फिर से विकसित हो सकता है। ये आपका जो पौधा है, तो आप एक कलम काट लेते हो और किसी नए गमले में जब आप लगा सकते हो, तो एक नया प्लांट विकसित हो जाता है। सेकंड आपकी प्रक्रिया आती है दाब लगाना। इस क्रिया में मार्ग पौधे के तने की शाखा को इस प्रकार गाड़ दिया जाता है कि इसका अग्रभाग वायु में होता है। दबे हुए भाग में कुछ समय पश्चात जड़ें निकलती है। इसके बाद इस तने को मार्ग पौधे से अलग कर दिया जाता है और स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित होने दिया जाता है। यह प्रक्रिया किसमें होती है, दाब लगाने वाली प्रक्रिया स्ट्रॉबेरी, अंगूर जैसे पौधों में अपनाई जाती है। ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि इसका अग्रभाग वायु में होता है, ये वाला। ठीक है ना। फिर अगली आपकी जो क्रिया आती है वो आती है रोपण, ग्राफ्टिंग। इस विधि द्वारा पौधे की उत्तम किस्म विकसित की जा सकती है। इसमें एक ही जाति के अच्छे किस्म वाले पौधे की कलम को दूसरे सामान्य निम्न किस्म के पौधों के स्कंद पर लगा दिया जाता है। स्कंद निम्न किस्म के पौधों की टहनी होती है, साइकन उच्च किस्म के पौधों की टहनी है। इन दोनों पौधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि दोनों एक ही पौधे के रूप में विकसित हो जाए। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। लगभग 4 से 5 हफ्ते के बाद कलम वाले स्थान से पट्टी को निकालकर हटा दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त पौधा, जिसकी जड़ी स्कंद की हो परंतु उसका मुख्य तना फल, फूल आदि उच्च किस्म वाले होते हैं। यह विधि आम, सेब, अमरूद में अपनाई जाती है। ठीक है ना। तो ये इसका रोपण ग्राफ्टिंग का डायग्राम हो जाएगा। ये आपका स्कंद है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे पट्टी थी बांधी जाती है। नेक्स्ट आपकी विधि आती है गुटी बांधना। यह प्रक्रिया प्राय पुराने ही पेड़ों में अपनाई जाती है, क्योंकि उनकी शाखाएं मोटी होती है और इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे वृक्षों में गुटी बांधना हेतु इनकी शाखा से वलय हटा दिया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, वल्यन कहते हैं। वलय कैसा होता है, जो उसकी शाखाएं होती है मोटी मोटी पेड़ों की। इस वलयित भाग पर आवश्यक तत्वयुक्त मृदा का लेप लगाया जाता है तथा रुई से लपेट कर इसे नमी दी जाती है। इसकी नमी को बनाए रखने हेतु इसे पॉलिथीन से लपेट दिया जाता है। इसके सूक्ष्म जीवों के संक्रमण का भी खतरा नहीं होता। इस प्रक्रिया को गुटी बांधना कहते हैं। कुछ समय बाद इस नम भाग से जड़ी निकलती है। इस जड़ी भाग को जनक पौधे से अलग कर दिया जाता है और अन्य स्थान पर गाड़ दिया जाता है, जिससे नया पौधा विकसित हो। यह आपका गुटी बांधने का डायग्राम है जो आपको बना लेना है। ये क्या है, यहाँ पे हमने रुई लपेट दी है। ठीक है ना।
अब आ जाता है आपका कायिक जनन का क्या महत्व है। जनन की यह प्रक्रिया काफी आसान होती है। इसमें लैंगिक जनन की तरह मकरंद पुष्प बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यह उन पौधों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें बीज नहीं बनते, जैसे केला, अनानास, गुलाब आदि। एक ही पौधे के कायिक भाग से कई सारे पौधे विकसित किए जा सकते हैं। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, अर्थात इससे उत्पन्न पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। इस प्रकार के जनन में आनुवंशिकता शुद्धता बनी रहती है। अब आ जाता है इसमें पौधों की संख्या में वृद्धि काफी तेजी से की जा सकती है। ये तो थे कायिक जनन की लाभ। अब आ जाते हैं कायिक जनन की क्या क्या हानियां हैं। कायिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, मतलब इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं हो सकती और इससे नई जाति का विकास इन पौधों में नहीं होता, क्योंकि मातृ पौधे से नए पौधे का विकास होता है। तो मातृ पौधे में जो आनुवंशिक रोग होगा वही रोग उनकी संतान में भी उत्पन्न होगा। कायिक जनन द्वारा पौधों की नई किस्म तैयार नहीं की जा सकती। इस प्रकार के जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती, अर्थात जैव विकास की संभावना नहीं होती। कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में मातृ पौधे के सभी विशिष्ट लक्षण के साथ रोग जो है, कोई भी रोग है उसमें संचरण होता है। इस प्रकार के जनन में काफी समय बाद काफी लक्षण विलुप्त हो जाते हैं। तो ये आपका कायिक जनन जो था, अलैंगिक जनन कंप्लीट हो जाता है। कायिक जनन का जो आपका था ये दोनों विधियां प्राकृतिक और कृत्रिम कंप्लीट हो जाती है। कायिक जनन के लाभ और हानियां भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर क्या होता है, उत्तक संवर्धन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैंने आपको जितना भी बताया है, मैं स्टार्टिंग से आपको नोट्स दिखाऊंगी। आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को अच्छे से बना लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड के साथ एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के नोट्स देखेंगे।